जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के आज हम लोग 9 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। प्रश्न को लाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। अतः आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारा उत्साह बढ़ाएं ताकि हम आपके आगामी परीक्षाओं में और जोर शोर से मेहनत कर सकें। और उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं और यही हमारा उत्साह का साधन है दोस्तों। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, खो-खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में किसे हराया है? तो नेपाल को हराया दोस्तों। और इसमें से खो-खो विश्व कप जो 2025 हुआ है, इसमें भारतीय पुरुष टीम ने भी और भारतीय महिला टीम ने भी नेपाल की टीम को हराया है दोस्तों। तो चलिए इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय पुरुष खो-खो टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराया, जबकि महिला टीम ने उसी टीम के खिलाफ यानी कि नेपाल के खिलाफ 78-40 से जो है सो जीत हासिल की दोस्तों। खो-खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण था, जो कि 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में जो है सो भारत भारत में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था, है ना? अगला प्रश्न है कि वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वह है यूनिफाइड वक़्फ़ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995। यूनिफाइड यूनिफाइड वक़्फ़ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं दोस्तों को। तो वक़्फ़ अधिनियम 1995 को एकीकृत वक़्फ़ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 उम्मीद अधिनियम, है ना, के नाम से जाना जाता है, जिसे 2025 में वक़्फ़ संशोधन अधिनियम के द्वारा बदला गया, जिसका कि उद्देश्य वक़्फ़ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता लाना है। और इससे पुराना मुस्लिम वक़्फ़ अधिनियम 1923 को निरस्त कर दिया गया है ना? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, मई में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो उसका आपका एग्जाम में यही इसी तरह से ऑप्शन दिया गया था कि अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। और इसका थीम था दोस्तों विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। इसका यही थीम था, है ना? अगला प्रश्न है कि कौन सा धावक पिछले 11 वर्षों से लगातार 100 मीटर दौड़ में 10 सेकंड से कम समय में जो है सो पूरी करता रहा है? वह है दोस्तों जो है सो अकानी सिम्बाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना? अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका के स्टार स्प्रिंटर जो कि अकानी सिम्बाइन है, दक्षिण अफ्रीका की हैं, ने एक अनोखा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। वे लगातार 11 वर्षों से हर साल 100 मीटर दौड़ में 10 सेकंड से कम समय पूरा करने वाली दुनिया के पहले एथलीट बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि बोत्सवाना गोल्ड ग्रांड प्री में हासिल की और लगातार 11वें साल 10 सेकंड से कम में दौड़ को जो है सो पूरी कर ली है उसने। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सितंबर 2025 में आशीष पांडे को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वह किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इस पे चलते हैं हम लोग कि 30 सितंबर 2025 को आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। और कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एमवी राव के स्थान पर जो है सो इन्हें नियुक्त किया गया है। तो हम लोग इसका लगता है कि गलत ऑप्शन को टिक कर दिया था दोस्तों। तो यह था हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना? अगला प्रश्न है, अंकिता नामक एआई एंकर को हाल ही में किस राज्य
द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, असम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में देख लेते हैं कि 14 मई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली एआई एंकर जो है सो अंकिता, जिसको कि अंकिता का फुल फॉर्म है दोस्तों असमाज न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर को लॉन्च किया है। अंकिता जो है सो असमिया भाषा में समाचार जो है सो प्रस्तुत करती है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो भारत ने किस शहर में किस शहर को हाल ही में तेंदुआ राजधानी लियोपार्ड कैपिटल घोषित किया है? तो आपका ऑप्शन भी इसी तरह से दिया गया था कि पुणे में, भोपाल में और बेंगलुरु में या फिर मुंबई में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। इसे ही तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। जंगली तेंदुए की आबादी के मामले में बेंगलुरु भारत का अग्रणी जो है सो महानगर बन गया है और इसके जंगली इलाकों में उसके आसपास अनुमानित 80 से 85 तेंदुओं के साथ मुंबई को जो है सो पीछे छोड़ दिया। और हौले माथी नेचर फाउंडेशन के एक हालिया सर्वेक्षण में यह उपलब्धि की पुष्टि की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गेंद को ऊपर छोड़ दिया जाए तो वह किस त्वरण यानी कि एक्सक्लरेशन के साथ नीचे गिरेगी दोस्तों? तो वह है गुरुत्वीय त्वरण से जो है सो नीचे गिरेगी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके बारे में यह है दोस्तों कि जब गेंद को ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए पृथ्वी की ओर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर स्थिर त्वरण से गिरती है। यह त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और सभी वस्तुएं वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करने पर समान गुरुत्वीय त्वरण से गिरती है। अतः हमारा गेंद पर जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की दिशा में त्वरण से गिरती है। अतः हमारा गुरुत्वीय त्वरण इसका सही आंसर था। यदि किसी चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा 8 मिनट तक बहती है तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं आवेश के नियम से दोस्तों कि क्यू बराबर क्या होता है, आई आई टी होता है दोस्तों, है ना। क्यू हमारा आवेश हो गया, आई से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं और टी हमारा समय हो गया दोस्तों। तो इसमें कितना बोला है कि 0.15 एम्पियर, तो यानी कि आई के जगह पे जो है सो ये आ गया, है ना। और इसमें से समय बोला गया 8 मिनट, तो इसको सेकंड में बदलेंगे दोस्तों तो यह कितना हो जाएगा, 480 सेकंड हो जाएगा, है ना। इसको यदि हम लोग हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ नीचे आ जाएगा 100 और इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 224 जा 48 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 तिया 72 कूलाम इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 9 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है हम लोगों का, न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस वजह से आप न्यूमेरिकल को भी बहुत ही क्वाइटली ऑब्जर्व करेंगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों, एम जी एच इसका फॉर्मूला होता है। तो मास हमारा कितना दिया हुआ है, तो 2 केजी दिया गया है और हमारा जी कितना है दोस्तों, तो यह 9 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है। और हमारा जो एच है, सॉरी एच हमारा, ये जी हमारा तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है दोस्तों और ऊंचाई हमारा कितना है, 9 मीटर है दोस्तों। अतः हम इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 176.4 जूल इसका आंसर आएगा। तो हम लोग इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों कि किसी पौधे प्लांट में बीज बनने के बाद इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो इसमें से बीज परिक्षेपण का कार्य होता है, यानी कि बीज प्रसार का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो परागकण जो कि
पॉलिनेशन बोलते हैं दोस्तों उसको। यह फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, जिसमें परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, है ना। और निषेचन क्या होता है दोस्तों, कि परागकण के बाद होता है और इसमें परिणाम स्वरूप बीजांड बीज में विकसित होता है, ठीक है। और बीज के अंकुरन के बारे में हम लोग देखते हैं, तो यह बीज बनने और बिखरने के बाद की अवस्था है, जब बीज एक नए पौधे के रूप में विकसित होना शुरू करता है। बीज परिक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीज मूल पौधे से दूर नए स्थान पर बिखर जाते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यदि कोई परागकण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, फर्टिलाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बारे में भी देख लेते हैं कि परागन में परागकण का स्थानांतरण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक होता है ना। और उसके बाद परागकण से परागनालिका जो है सो बनती है, जो कि अंडाशय ओवरी से होते हुए ओव्यूल यानी कि बीजांड तक पहुंचती है। जब परागकण के नर युग्मक बीजांड में प्रवेश कर मादा युग्मक से मिलते हैं तो यह प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहलाती है। इस प्रकार परागकण बीजांड में प्रवेश करने और युग्मकों से मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। फैक्ट को इस वजह से इतना बताया जा रहा है दोस्तों, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके, इस वजह से इसमें इतना मेहनत किया जा रहा है। हमारे द्वारा आंसर को इतना मेहनत से जुटाया जाता है, फिर आपके सामने पेश किया जाता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु में त्वरण किस कारण से होता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि जब कोई पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है तो उस पर मुख्य रूप से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यही बल वस्तु को लगातार नीचे की दिशा में त्वरण प्रदान करता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं उसे, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों कि ओम का नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है? तो जब ताप स्थिर हो, कांस्टेंट हो और पदार्थ चालक यानी कि कंडक्टर हो, तब यह ओम का नियम लगता है। और ओम का नियम हम लोग जानते हैं दोस्तों कि V बराबर आई आर होता है ना। या तो फिर कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और दर्पण का यदि आपके अगले एग्जाम में पूछा जाए तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है दोस्तों। दर्पण का फॉर्मूला जो है सो प्लस में होता है और इसका लेंस का फॉर्मूला इसमें बीच में माइनस लगता है, बस इतना ही फर्क है दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तीसरे गति नियम से संबंधित नहीं है? तो नाव में उतरते समय नाव का पीछे हटना या तृतीय नियम से संबंधित है। बंदूक चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर झटका देना, यह भी थर्ड लॉ से संबंधित है दोस्तों। और बैट से बॉल टकराने पर बैट का कुछ हद तक पीछे हटना, यह भी थर्ड लॉ से संबंधित है दोस्तों। अतः हमारा तीनों तो थर्ड लॉ से संबंधित है, लेकिन कार का इंजन जो है सो स्टार्ट करना और कार का चलना, यह जो है सो हमारा थर्ड लॉ से यानी कि तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। अतः हमारा डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और कार इंजन स्टार्ट करते समय कार का चलना मुख्य रूप से न्यूटन गति के दूसरे नियम पर कार्य करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किस बैंक ने कर्मचारियों के भविष्य के लिए तैयार करने और सशक्त बनाने के लिए नेक्स्ट लीप नामक व्यापक कर्मचारी सहभागिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों? तो वह कौन है? तो ऑप्शन दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम लोग दोस्तों जाएंगे कि मई 2025 में जो है सो, तो यह भारतीय स्टेट बैंक ने यह सुविधा जो है सो दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो मई 2025 में किस शहर को भिखारी मुक्त यानी कि बेगर फ्री सिटी घोषित किया गया है?
तो वह शहर है दोस्तों इंदौर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब शर्करा पानी के संपर्क में आती है तो निम्न में से क्या होता है? व्हेन शुगर कम्स टू कांटेक्ट विथ वाटर व्हाट हैपेंस? तो यह जो है शर्करा पानी में घुल जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि जब शर्करा यानी कि चीनी को पानी के संपर्क में आती है तो वह पानी में घुल जाती है और एक समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है जिसे घोल यानी कि सॉल्यूशन कहा जाता है। और यह भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। इस प्रक्रिया में शर्करा के अणु टूटकर पानी के अणुओं के बीच फैल जाते हैं और उनके साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो नारियल के छिलके में कौन सा ऊतक उसे कठोर और कड़ा बनाता है दोस्तों? तो वह है स्क्लेरेंकाइमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो किस संस्थान ने भारत में रे 200 बिलियन 200 बिलियन के अवसर वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को अनलॉक करने के शीर्षक को से एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? तो वह है हमारा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बनने वाला कौन सा उत्पाद दीवार पर सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है हम लोग देख लेते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस, है ना, सॉरी, OH का होल ट्वाइस, और इसमें CO2 ऐड होगा दोस्तों, तो हमारा जा करके बनता है CaCO3, है ना, यही बनता है। और हाइड्रोजन गैस इससे क्या होता है दोस्तों? मुक्त होता है। तो हमको पूछ रहा है कि कौन सा बनेगा? तो ये हमारा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है ना। हम लोग समीकरण के साथ ही इसका जो सो क्या उत्पाद आएगा वो हम लोग देख चुके हैं। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जिसका जैविक अपघटन यानी कि बायोडिग्रेडेशन हो जाता है? तो व्हाट इज ए सब्सटेंस कॉल्ड दैट कैन अंडरगो बायोडिग्रेडेशन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जैविक पदार्थ यानी कि जैविक जैव अपघटनी यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जैव पदार्थों को सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया, फंगी आदि जो कि प्राकृतिक रूप से तोड़कर सरल पदार्थों में बदल सकते हैं, कि उन्हें जैव अपघटनीय पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के लिए भोजन अपशिष्ट, कागज, लकड़ी, पत्तियां, कपास आदि इसके उदाहरण हैं। ये पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक जमा नहीं रहते हैं और प्रदूषण कम करते हैं। अगला प्रश्न है कि अपवर्तनांक किस माध्यम से प्रकाश के गमन को दर्शाता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट्स टू द ट्रेवल ऑफ लाइट फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो सो ट्रेवल करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सो अपवर्तनांक, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली, व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है कि गर्भ निरोधक के साथ HIV, एड्स जैसी यौन संचारित बीमारियां STD से सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा साधन नहीं है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंडोम इसका साधन नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं कि कंडोम एकमात्र ऐसा गर्भ निरोधक साधन है जो गर्भधारण से बचाता है और HIV, एड्स और अन्य यौन संचारित STDs से भी जो सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, है ना। लेकिन कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां और नसबंदी केवल गर्भ को रोकने में सहायक होता है, लेकिन HIV, एड्स से सुरक्षा नहीं देती है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है कि ध्रुवी किसी ध्रुवी द्रवीय पदार्थ को शुद्ध यानी कि प्यूरिफाई करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों?
तो इसका प्रयोग करते हैं डिस्टिलेशन का, यानी कि वाष्पीकरण, जिसको कि आसवन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आसवन यानी कि डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग द्रव पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, और इस विधि में द्रव को गर्म किया जाता है, जिसके जिससे वह वाष्प में बदल जाता है और फिर ठंडा होकर उसे फिर द्रव बना लिया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि यदि किसी तरंग के दोलन का आवर्त काल टी है, तो जो है सो 1/t उस तरंग की क्या है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि F बराबर 1/t है, और यह 1/t जो है सो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी है, जिसको कि हिंदी में हम लोग आवृत्ति बोलते हैं दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यही हमारा समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारा चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए किसी भी एग्जाम का एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आगे आपको और भी मदद करूंगा दोस्तों, जिससे कि आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकें। धन्यवाद।